चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बाकी कुछ लोग लेट आते हैं, कुछ फिर केवल रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं अभी फिलहाल। कल जहाँ से हमने थोड़ा छोड़ा था वहीं से थोड़ी सी चीज लेके आगे बढ़ेंगे हम। पैरासेल्सिस जो थे उनसे, उनकी ही जो प्रेरणा जिससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। जो सेकंड वाला लो था या फर्स्ट वाला लो हम बोले, जो ओड फोर्स का या जो है प्राण शक्ति का, जो भी आप उसको बोले। हालांकि बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते हैं, और ओड फोर्स को थोड़ा अलग रख दिया जाए तो वो मतलब एक वर्ड हो गया, उस वर्ड को अलग रखें तो अगर देखें मेन जो बेस था वो क्या था पैरासेल्सिस का। बेस ये था कि उन्होंने हर एक कंपोनेंट वर्ल्ड का, चाहे वो आदमी है या कोई जानवर है, कैसे भी है, और इवन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इंक्लूड की थी, लेकिन फिलहाल हम प्लांट की और जो ह्यूमन बॉडी है उसी की बात करेंगे। उनका जो हाइपोथेटिकल मैं उसको बोलूँगा, थोड़ा सा उसका कारण भी है, अभी समझाऊंगा आपको। उन्होंने बोला था कि लगभग हर कंपोनेंट में आप तीन चीज मान के चलिए। एक सोल्ट होता है, एक सल्फर होता है, और एक होता है मरकरी। हालांकि यही आगे चल के एल्केमी का प्रिंसिपल भी यही बना। एल्केमी वाले भी जो एल्केमिस्ट तरीके से मेडिसिन बनाते हैं या बोलते हैं कि हम एल्केमी तरीके से काम करते हैं, वो इन्हीं तीन चीज़ों की बात करते हैं। वो बोलते हैं सोल्ट, मरकरी और जो सल्फर होता है, इन तीन कंपोनेंट की बात करते हैं। लेकिन आप इनको समझ सकते हैं, वैसे ऐसा कोई ही थीसिस लिखने वाला पुराना, खासकर जो इंडियन नहीं है, वो कोई ही रहा होगा जिसने भारतीय जो ग्रंथ है वो ना पढ़े हों। और ये जो समझो हवा, पानी और अग्नि, इन तीनों चीजों से प्रभावित ये लगता है पूरा कंप्लीटली। खैर इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल ही बोलूंगा, मैं से हाइपोथेसिस ही बोलूंगा। उसका कारण ये है कि कोई भी चीज थीसिस तब तक वो थीसिस ही रहती है जब तक वो कई बार उस पे एक्सपेरिमेंट करके, कई बार उस पे जो है प्रैक्टिकल करके उसको प्रूफ ना कर दिया जाए। तो ये काम पैरासेल्सिस नहीं कर पाए थे अपने जीवन काल में। वो केवल इसको लिख पाए थे कि ऐसा। हालांकि उन्होंने खुद देखा भी होगा, ऐसा नहीं, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किए होंगे खुद सारी चीजें, तभी तो लिखा है। लेकिन जो साइंस का वर्ल्ड है, जो विज्ञान जगत है, उसके सामने ये उतने तरीके से नहीं है। इसलिए बहुत सारी जगह आपको ये जो है बोगस साइंस या अनप्रूव्ड या हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस चीज करके देखने को मिलेगी, जिसको हम एल्केमी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको अब दूसरे तरीके से ले आए, दूसरा तरीका मैं समझाऊंगा। जो प्लांट में कंपोनेंट होते हैं, प्लांट में कंपोनेंट तो होते ही हैं, यही बात कहने की कोशिश पैरासेल्सिस ने करी थी उस टाइम, कि जो प्लांट है उनमें प्राण शक्ति होती है एक अपनी, ठीक है, जिसे ओड फोर्स, पता नहीं ओड फोर्स उन्होंने नाम दिया होगा या नहीं, लेकिन ओड फोर्स ही काफी ज्यादा जो बोले जाने वाला शब्द है इस चीज को लेके, वो ओड फोर्स ही है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, खासकर एल्केमिस्ट तरीके से या एल्केमी का तरीका, कि वहाँ पे तीन चीजें हैं। हालांकि कोहोबेसन भी आएगा, उसको भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल पैरासेल्सिस के वही सेकंड लॉ में जहाँ पे तीन चीजें आई थी उनको हम लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है वो कंप्लीटली प्लांट पे डिपेंड है, ये हम सब जानते हैं। और प्लांट में बहुत सारे केमिकल होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमारे अंदर होता है, वैसे ही एक प्रोसेस प्लांट के अंदर भी होता है। प्लांट भी अपना सब कुछ वैसे ही क्रिएट करता है, उसके अंदर भी सिस्टम होते हैं उसको काम करने के लिए अलग अलग। उसकी भी सेल्स होती हैं, जिन सेल में वो जो जैसे हमारी सेल है वैसे ही प्लांट की भी सेल है, और लगभग लगभग 80% जो सेल हैं वो एक जैसी होती हैं। कुछ चीजें हैं जो नहीं होती। इसके बाद मैं सेल को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ने से पहले, प्लांट को समझने से पहले या मेडिसिन पढ़ने से पहले हमें ह्यूमन सेल के बारे में भी पता होना जरूरी है। बेसिक के बाद पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन सेल ही होगा। कोशिका जिसे हिंदी में बोलते हैं। हाँ, तो प्लांट के ये
पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कुछ कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है। उन कंपोनेंट के अगर मैं नाम की बात करूं तो उनमें जैसे प्रोटीन आता है, प्लांट की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। ठीक है। लैक्टिक एसिड और भी बहुत सारी चीज, कई सारे टाइप के एसिड होते हैं। ठीक है। और एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। लेकिन केवल एंजाइम ही नहीं, ये सारे कंपोनेंट भी होते हैं। और ये सारे कंपोनेंट जो मैंने आपको बताए हैं, इनको प्राइमरी प्लांट कंपोनेंट बोलते हैं, या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये किसी प्लांट में से ही, यानी कि जब प्लांट को हम एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, प्लांट से बाहर चीजें निकालते हैं, तो उसके घोल में सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मल्टीविटामिन्स जो भी इसमें अवेलेबल है, और दूसरे जो फैक्टर हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन इसके अलावा प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि द्वितीय जो तत्व हैं, सेकेंडरी जो कंपोनेंट है प्लांट में, वो भी देखने को मिलते हैं। और जो सेकेंडरी कंपोनेंट है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत रिसर्च का विषय है, और ये बात भी है कि इनमें से कुछ कंपोनेंट जो डिस्टिल वाटर में डिसोल्व नहीं होते हैं, तो क्या वो प्योर डिस्टिल वाटर में बनने वाली इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन में रहेंगे? तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन सभी नहीं। ठीक है। जो सेकेंडरी कंपोनेंट की, हम प्लांट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वो उसकी आती है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी, जो प्लांट की होती है। और ये सभी डिस्टिल वाटर में डिजोल्व है, ये हमारे सभी मेडिसिन में रहती है। यानी कि प्लांट की बैक्टीरिया और जो वायरल इन्फेक्शन है, इंट्राडर है, उनसे लड़ने के लिए जो क्षमता होती है। ठीक है। यानी कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जो रेमेडी है। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है। प्लांट के स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल रहते हैं। और कुछ एल्केलॉइड्स होते हैं। कुछ एल्कोलाइड्स अच्छे भी होते हैं, कुछ एल्केलॉइड्स खराब भी होते हैं। यानी कि प्लांट को, वैसे एल्कोलाइड्स मैक्सिमम केस में जो हार्मफुल कंपोनेंट किसी प्लांट के होते हैं, वो एल्केलॉइड्स के रूप में ही संचित रहते हैं प्लांट में, मतलब स्टोर रहते हैं। लेकिन सभी एल्केलॉइड्स खराब नहीं होते। ठीक है। तो और कुछ ही एल्कलॉइड्स हैं जो डिस्टिल वाटर में डिजोल्व होते हैं। मैक्सिमम एल्कलॉइड्स डिस्टिल वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। इसलिए भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जो है वो काफी सेफ रहती है, क्योंकि जो हार्मफुल इसके एल्कलॉइड्स है, वो मैक्सिमम एल्कलॉइड्स जो है डिस्टिल वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन है वो मैक्सिमम डिस्टिल वाटर में ही करा जाता है। मैक्सिमम जो विधि होती है, चाहे वो नॉर्मल फर्मेंटेशन करा गया हो, किसी ने हॉट फर्मेंट किया हो, चाहे कोल्ड फर्मेंट किया हो, उसके बाद कोई कोहेबेशन करता है, कोई नहीं करता है, या किसी ने एल्केमिस्ट तरीके से प्लांट के तीन कंपोनेंट को, मतलब पहले उसको गर्म करके उसका एक कंपोनेंट निकाला, फिर उसके प्लांट के जो कंपोनेंट बचे उनको फर्मेंट करके दूसरा कंपोनेंट निकाला, फिर उसकी जो जला के उसको ऐस राख बची, उसका सोल्ट लवण बना के, और फिर तीनों को आपस में मिक्स करके वापस कोहोबेशन, मतलब अलग अलग करके फिर मिक्स कर देना। ठीक है। यही कोहोबेशन होता है। और मल्टीपल डिस्टिलेशन को भी कोहोबेशन बोल सकते हैं आप। वो खैर जब टॉपिक आएगा तो बताऊंगा उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिए कि जो प्राइमरी प्लांट कंपोनेंट है और जो सेकेंडरी प्लांट कंपोनेंट है, यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आधार है, यही बेस है। ठीक है। और ये बेस होम्योपैथी में नहीं है, ध्यान रखना। होम्योपैथी में प्लांट का ये आधार मदर टिंचर में तो है। मदर टिंचर में ये सारी चीजें होती हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। लेकिन जो क्लासिकल होम्योपैथ है वो मदर टिंचर को होम्योपैथी का पार्ट मानता ही नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। जो क्लासिकल होम्योपैथ है वो बोलता है कि मदर टिंचर तो होम्योपैथी का पार्ट है नहीं, हालांकि है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वहां पे जो मोस्टली चीज है वो एक प्लांट को एक किसी ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई करने के बाद, इंटरनली उसको खिलाने के बाद एक स्वस्थ बॉडी में जो सिम्टम निकल के आते हैं, वहां पे वो मेडिसिन का आधार होता है। जैसे प्याज को, किसी तेज प्याज किसी को खिलाने से उसकी आंखों से, नाक से पानी आ जाएगा, तो ये सिम्टम है। उसके अलावा सब बॉडी में पेन हो सकता है, इन्फ्लामेशन देखी जा सकती है, बहुत ज्यादा प्याज लेने से, बहुत ज्यादा खा लेने से पेट में गड़बड़ हो सकती है। ये सारे आधार वहां पे मैक्सिमम चीजों में रहता है। इसलिए वहां पे सिम्टोमेटिक तरीका ज्यादा अप्रोच है। करते हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिम्टम को नहीं देखते, सिम्टम से ही तो आइडिया होता है। और प्लांट भी कुछ ना कुछ सिम्टम पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। मान लो कोई एंजाइम की बात है, वही कर लें आप। एंजाइम
और जो प्लांट के दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं प्लांट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, जिनमें एंजाइम भी है। एंजाइम है, लिपिड्स हैं, और वाइटामिन है। ये इसके अलावा लैक्टिक एसिड, एथनॉल वगैरह भी होते हैं। एथनॉल तो आप जानते हैं, वो कहीं मतलब हर एक प्लांट में थोड़ा बहुत एथनॉल होता ही है, जो अल्कोहल बनाने के काम भी बाद में आता है, बना सकते हैं मतलब उससे। और लेकिन वो अलग चीज है। इसके अलावा एक चीज और आप देखिए, सेकेंडरी जो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट होता है इसेंशियल ऑयल। किसी भी पार्ट का एसेंशियल ऑयल, ये भी हमारे जो टिंचर बनता है, या जो क्रूड इसेंस बनता है, या कुछ भी आप बोले, जिस जिस तरीके से उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जो मूल अर्क निकल रहा है, या स्पेजरिक बोले उसको, वो जो मूल अर्क निकल रहा है उसमें इसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। एसेंशियल ऑयल में भी फिर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और ये हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो साइंस है उसके और नज़दीक लेके जाती है, और पास में उसके लेके जाती है, जो हमें समझना बहुत जरूरी है। और अब ये देखो, पहले वाला जो कंपोनेंट था कि भाई ये मरकरी, सोल्ट और ये सबको छोड़ दें, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को भी ले लें कि प्लांट में प्राइमरी प्लांट कंपोनेंट और सेकेंडरी प्लांट कंपोनेंट, या मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, केवल इनको भी समझ ले तो भी हमें समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, एंजाइम्स कैसे काम करता है बॉडी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड कैसे काम करते हैं। और हार्मफुल लिपिड नहीं है ये, ठीक है, ये फ्रेंडली लिपिड की हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स के मैक्सिमम लिपिड जो हैं, खासकर जो प्लांट हमने यूज किए हैं, वो मैक्सिमम अच्छे लिपिड्स होते हैं। खैर, इस चीज को हमने समझा। अब हम दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड ही। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट अगले टॉपिक में आपके क्लियर होंगे। अ, जैसे आप सबसे पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये मैंने लिखा भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये तीन अलग अलग वर्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रो को समझना जरूरी है, और होम्योपैथी, ये सब होम्यो के बारे में मैंने कल भी बताया था, होम्योस्टेसिस है। और इलेक्ट्रो के बारे में मैंने कई सारी चीजें रखी थी कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इनमें से जो बहुत नजदीक लगता है साइंस के, उसको हम समझते हैं। अभी जो प्लांट के कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, अभी जितने भी प्लांट कंपाउंड पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या इनमें और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा आप मान सकते हैं। इवन इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। ठीक है, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होती हैं, उन रिएक्शन को कम या ज्यादा करने का काम करते हैं। एंजाइम्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स एंजाइम है, कैसे भी बोले वही बात है। लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं। तो एक जो 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 थ्योरी वो निकलती है कि ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पावर से मेडिसिन चलती है, वो बहुत सही नहीं लगती है मुझे। लेकिन ये बहुत नजदीक लगता है इलेक्ट्रो शब्द के। शायद शायद इसीलिए मैटी जी ने इलेक्ट्रो वर्ड इसमें यूज किया होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनको पूरा जो हम खोल के लिखते हैं, इलेबोरेट करके लिखते हैं, तो बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड्स, प्लांट्स इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको भी आप समझेंगे तो अब इसमें भी इलेक्ट्रो वर्ड का यूज हुआ है, तो ये तो इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव भी आप बात कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रो कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट्स कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो घटाएंगे वो निगेटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इनको हम आयन बोलते हैं, ION, अंग्रेजी में आयन बोलते हैं, हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझें आप, इलेक्ट्रोलाइट्स केमिकल कंपाउंड ही मेन चीज है जिसमें ये सारे, खासकर जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये बड़ी जो हिस्सेदारी होती है इनकी। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो मेडिसिन हमारे बॉडी में जाती है, और फिर कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्स दिखाती है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली अप्लाई करना और काम करना वो दूसरा प्रोसेस है मेडिसिन का, जब एक्सटर्नल पे चर्चा करेंगे तो उसको बताऊंगा तब। इंटरनली की हम बात करें कि कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब होती है और कितनी जल्दी ये जाती है। अब आप इनको समझिए, जैसे किसी ने खट्टा खाया एकदम से कुछ, ठीक है, और खाते ही उसको जो है एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या खाते ही उसके कान में दर्द हो गया, ठीक है, या खाते ही उसको स्नीजिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, वैसे ही उतने ही फास्ट तरीके से जो मेडिसिन है वो काम करती है। इसलिए इसलिए
बहुत बार आप लोग अपने क्लिनिक में देखेंगे कि मेडिसिन आपने दी, जैसे हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाले बैच में लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। एक हमारा स्प्रे का बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो स्प्रे करने का पेन वाला स्प्रे है, लगाता ही एकदम 5-7 मिनट में आराम। लेकिन खाने की मेडिसिन उससे भी जल्दी आराम कर सकती है, क्योंकि वो उतनी तेजी से काम करती है। और याद रहे, इतनी तेजी से बॉडी में केवल वही कंपोनेंट मिल सकता है जो बॉडी के कंपोनेंट जैसा हो। जैसे आप एलोपैथिक कोई टेबलेट खाते हैं, वो पहले पेट में जाएगी, पेट में जाके डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद फिर वो कहीं जाके पहुंचेगी। 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का टाइम। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन में ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ क्या मैक्सिमम ऐसी हैं, S1 भी वैसी है, RE भी वैसी है, ठीक है, A1 भी वैसी है, जो मतलब इन प्लांट में कुछ ना कुछ वैसा है जो बिल्कुल हमारी बॉडी से मैच करता है। इसलिए जीभ पे ड्रॉप डालते ही या एक घूंट पानी का होते ही ये बॉडी में इतने तेजी से स्प्रेड होते हैं, इतने तेजी से अपनी रिएक्शन दिखाते हैं कि जैसे बिल्कुल इंटरनल फैक्टर ही कुछ बना हुआ हो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये प्लांट के जो केमिकल कंपाउंड मैंने आपको बताया, प्राइमरी खासकर और सेकेंडरी भी, उनका ही मेन रोल इसमें रहता है। यानी कि वहां पे कुछ चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी से बिल्कुल मैच खाती है। अब वो है क्या हो सकती है? उनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, एक तो इसेंशियल ऑयल सेकेंडरी कंपोनेंट में, और फर्स्ट वाले कंपोनेंट में एंजाइम और जो लिपिड्स होते हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं वो साथ में हमारे मैच होते हैं हमारी बॉडी के। इनमें से भी इसेंशियल ऑयल जो एंजाइम्स हैं वो काफ़ी काफ़ी करीब बॉडी के पहुंच जाते हैं, या बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं, क्योंकि नेचर ने दोनों को उसी तरीके से बनाया है। प्लांट को भी वैसे ही नरिशमेंट किया है नेचर ने, और ह्यूमन बीइंग को भी वैसे ही नरिशमेंट किया है। उसी कंपोनेंट से प्लांट सब कुछ खाने पीने के लिए ले रहा है, उसी कंपोनेंट से खाने पीने के लिए सब कुछ ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल जो है वो ग्रहण कर रहा है। इसलिए इसीलिए अब वापस पैरासेल्सिस पे आते हैं, जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। पैरासेल्सिस ने ये कहा था कि इस धरती पे जो कुछ भी है, चाहे वो पत्थर है चाहे कुछ भी है, उन सब जगह ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं। जो तीन चीज मैंने आपको बताया, जिसमें सल्फर है, मरकरी है और सोल्ट है। समझ रहे? हालांकि आगे चल के बहुत, एल्केमी उन्होंने नहीं बना था, एल्केमी तो बाद में ही जो चीजें शब्द हैं वो आई है, अलग अलग साइंटिस्टों ने सारी चीजों को दिया है। फिलहाल जो बेस है हम केवल उसी की बात करेंगे, पैरासेल्सिस और मेटीजी। ठीक है, उन्हीं दो के बीच में हमें रहना है। या फिर उनके बाद में जब हम कंपाउंड मेडिसिन पढ़ेंगे तो उन लोगों ने क्या बताया, या फिर डाइल्यूशन पढ़ेंगे तब दूसरे लोगों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें पैरासेल्सिस और डॉक्टर मैटी के तरीके से ही चीज़ों को लेके चलना है, तभी हमें सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप समझिए कि ये जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं प्लांट के, और सेकेंडरी कंपोनेंट हैं जो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड की तरह काम करते हैं, इसी बेस पे हमने इलेक्ट्रो वर्ड को लिया है। ठीक है, दूसरी थ्योरी भी है, वो मैंने कल आपको बता दी थी। होमियो का मतलब होम्योस्टेसिस से है, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। यानी कि सम स्थिति बना के रखना, खासकर ब्लड और लिम्फ की जो केमिकल कंपाउंड जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बैलेंस करके रखना, उसको बैलेंस करके लेके आना। उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो गया, कमलेश कुमार पटेल जी वीडियो बंद करिए, उसमें कुछ दिक्कत या कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है तो उसको जो है रिमूव करना, उसको सम स्थिति में लेके आना, यही होम्योस्टेसिस है। ये होम्यो शब्द का मतलब है। ठीक है, पैथी आप जानते हैं। ठीक है, हालांकि अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से नोट करें, और डायरेक्टली इलेक्ट्रोम्योपैथी से रिलेटेड है। अभी मैं स्टैंडर्ड और जो बेसिक जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल अब आप समझिए, मैंने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ड का मतलब बताया है आज, कल भी यही था, कल भी इससे कुछ अलग नहीं था। व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये समझिए अब पूरा हुआ है हमारा कंसेप्ट, जिसमें प्लांट का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी था, जो मैंने दिया कि एक्चुअल प्लांट से हमारी मेडिसिन में हम क्या लेते हैं, कैसे मेडिसिन बनती है, क्या नहीं बनता, वो सब आगे का विषय है। फिलहाल केवल हमने इतना डिस्कस किया है। अब आप समझिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीके से हम चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रो के बारे में बता दिया, जो प्लांट के कंपाउंड्स हैं, प्राइमरी कंपाउंड और सेकेंडरी कंपाउंड्स जो
इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं, आयोनिक रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं बॉडी के, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारी होम्यो का मतलब होम्योस्टेसिस, मतलब समस्थिति बना के रखना, और पैथी का मतलब ऐसा जो ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कोई सिस्टम जिसके थ्रू जो है आदमी को स्वस्थ किया जा सकता है, आदमी को हेल्दी बनाया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले कि मेडिसिन का क्या मतलब है, मेडिसिन को हम क्या समझ सकते हैं, खासकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे लिए मेडिसिन का क्या मतलब है, हालांकि हम उसको रेमेडी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ रेमेडी का क्या मतलब, इसका मतलब है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो नेचुरल कंपाउंड प्लांट के, वो नेचुरल कंपोनेंट प्लांट के, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, ठीक है, जो बॉडी के अंदर लिम्फ और ब्लड, ठीक है, लिम्फ और ब्लड को होम्योस्टेसिस में, स्टेटिस में जो है वो मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है उसको, समस्थिति को बैलेंस करने का काम करती है। ये हमारे लिए मेडिसिन का मतलब है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन है, चाहे 38 की 38 मेडिसिन का यही मतलब है। और हमारे लिए डिजीज का क्या मतलब है, मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ये सब लिख लेना आप लोग, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिजीज का क्या मतलब है, रोग को क्या हम क्या बोलेंगे। कल भी मैंने बताया था, ब्लड और लिम्फ की स्टडी स्टेट में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाना, ब्लड और लिम्फ की जो नॉर्मल स्टेट है, जो नॉर्मल कंडीशन है, होम्योस्टेसिस जिसे हम बोलते हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होना, उसकी वजह से जो सिम्टम और जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वही क्या है, डिजीज है, वही रोग है। और इसको हम ठीक कैसे करेंगे, अब देखो सब रिलेट हो रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब हेल्दी स्टेट क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, ब्लड और लिम्फ को हेल्दी स्टेट में बनाए रखना, मतलब ब्लड और लिम्फ को होम्योस्टेसिस में मेंटेन करके रखना ही क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य। ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे इसमें जो है फार्मेसी होती है, जैसे वैसे तो फार्मेसी सबके लिए ही है, फार्मेसी वर्ड भी काफी आप सुनेंगे। एक्चुअली तो फार्मेसी का मतलब है कि जिस जिस बेस पे या जिस किंगडम की जो मेडिसिन है, जिस जिस पदार्थ से मेडिसिन बनी है, उसके उस कंपोनेंट को सूक्ष्मतम रूप में, मतलब छोटे रूप में क्रिएट करना, जिसको आसानी से लिया जा सके, आसानी से बनाया जा सके, ये उस पर्टिकुलर सिस्टम की फार्मेसी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेडिसिन को क्रिएट करना, मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन के कंपाउंड को एक तरीके से कैस्केड करना। ठीक है, जैसे मान लो एलोपैथी का ही कोई फॉर्मूला है जिसके बेस पे मेडिसिन बनी है, तो उस फॉर्मूले को इकट्ठा करके उसके कंपाउंड को एक उसकी पर्टिकुलर जो जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में उसको मैनेज करना। लेकिन हमारे लिए हमारी फार्मेसी का मतलब क्या है, हमारी फार्मेसी का मतलब है नेचुरल कंपाउंड्स, नेचुरल प्लांट कंपाउंड्स को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। हालांकि कुछ जगह आपको दिखना मिलेगा कि इस एक्सट्रैक्ट को हम जो घोल है, जो सॉल्यूशन है, उसको बॉईल करके प्राप्त करते हैं, मतलब प्लांट को और पानी को गर्म करके उसका एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। कोई बोलेंगे कि प्लांट को ठंडे पानी में सड़ाया जाता है। ठंडे का मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, या जो नॉर्मल एक टेम्परेचर होता है 37-38 डिग्री। हालांकि मैं बोलूंगा, ध्यान रखें इस पे मैं बहुत ज़्यादा देखो विरोध तो मैं किसी का कभी नहीं करता, लेकिन एक साइंस के हिसाब से मैं बताऊं कि जैसे बोलते हैं कि 37-38 डिग्री के बाद जो प्लांट है उनकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो क्या कैक्टस जो 52-50 डिग्री के आसपास रेगिस्तान में रहता है, क्या उसके कंपोनेंट्स वहां पे नहीं रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। इवन प्लांट को अगर ड्राई करके भी रख दिया जाए और फिर वापस उसको पानी में घोला जाए,
तो भी मैक्सिमम कंपोनेंट जो है वो रिस्टोर हो जाते हैं, मैक्सिमम, सभी तो नहीं। तो दोनों तरीके से मेडिसिन बन रही है, प्लांट को गर्म करके भी और ठंडे तरीके से भी। प्लांट को फर्मेंट ही करना है, मतलब उसके एक्सट्रैक्ट को पानी में निकालना है कैसे भी करके। फिर कुछ लोग उसको वैसे ही साफ करके दे देते हैं नॉर्मली, और कुछ लोग उसको डिस्टिलेशन के तरीके से भाप बना के उड़ाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं एक जगह और उसको दे देते हैं। कुछ लोग कोहोबेशन एक बार करते हैं, कुछ लोग इस डिस्टिलेशन को कई बार करते हैं। हालांकि कई बार डिस्टिलेशन करना और एक बार डिस्टिलेशन करना एक ही चीज है। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि फर्स्ट डिस्टिलेशन और थर्ड डिस्टिलेशन में मुश्किल से 0.05% का डिफरेंस रहता है। यानी कि मल्टीपल डिस्टिलेशन से कोई बहुत बड़ा फर्क उसमें नहीं लगता है, ऐसा साइंस का मानना है। हालांकि साइंस बहुत सारी चीजें नहीं भी मानती है जो हैं, तो इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा अपोज नहीं करूंगा। मल्टीपल डिस्टिलेशन से लोग यूज़ कर रहे हैं तो फायदा होता ही होगा, लेकिन ऐसे ये हमारी फार्मेसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट का एक्सट्रैक्शन निकाल के फिर उसको प्योर करना, प्यूरिफाई करके आगे तैयार करना। और जो मेरे हिसाब से जो मैटिजे ने भी यूज़ किया था, जो सबसे पहली खुराक है, पहली डोज है, या पहली मात्रा जो दी जा सकती है, वो ओरिजिनल जो एक्सट्रैक्शन निकला है उसको समझो एक बार डाइल्यूट करके, यानी कि जो D1 आपका बनेगा उसको जो है दिया जा सकता है पेशेंट को, जो एक्सट्रैक्शन से निकलेगा। जिसकी जो डाइल्यूट कितना करना है वो अलग मैटर है, लेकिन कहाँ से दिया जा सकता है उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी जो पावर है, जिसको पोटेंसी आप अंग्रेजी में बोलते हैं, वो रहेगी 0.01%, क्योंकि आपने एक भाग को 10 बार डाइल्यूट कर दिया, 1:9 के अनुपात से। ठीक है, 1:9 के रेशियो से। वो खैर रेशियो बाद में पढ़ेंगे जब डाइल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है कि हमारे लिए वर्ड्स का मतलब क्या है। और ये सारी, आप इसको मेडिकल डिक्शनरी भी हमारी बोल सकते हैं, 4-5 लाइन में जो मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अब हम समझिए कि अब जो बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, इनमें से आपको बहुत नज़दीक भी लगेंगे, अपने भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भी। कुछ आप सुन भी चुके हैं इनमें से। और जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से जो ऑर्गन है उनकी जो कार्य क्षमता है, या उनकी जो काम करने की स्पीड है, जो फंक्शन है, उस फंक्शन को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये फैक्ट है और ऐसे हम काम भी करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो इस काम को नहीं करती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो करती हैं, कुछ हैं जो नहीं करती हैं। खासकर कौन सी मेडिसिन है जो इस काम को करती है? एस ग्रुप की मेडिसिन है, सी ग्रुप के साथ मिलके ऐसे ऑर्गन की जो क्षमता है उसको कम या ज्यादा करने का काम करती है। बढ़ी है तो घटा सकती है, घटी है तो बढ़ा सकती है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कंट्रोलिंग का काम करती हैं। ठीक है, हमारे पैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं, खासकर जैसे F1, वर 1, वेन 1, ठीक है, L1। इनका काम क्या है? कंट्रोलिंग का है, या हेल्पिंग सपोर्ट, हेल्पिंग का है। तो ये अलग तरीके की जो मेडिसिन है हमारी पैथी में रहती है। खैर उसको छोड़िए। दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन जैसे ही एक बॉडी में इंट्रोड्यूस कराई जाती है, कैसे भी एक पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं, उस पेशेंट के अंदर वो मेडिसिन जाने के बाद ही वो बहुत जल्दी ही जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, खासकर लिम्फ है और ब्लड है, उनके थ्रू बहुत जल्दी ही स्प्रेड हो जाती है। ये मैंने अभी भी बताया, इसलिए इतनी जल्दी जो एक्शन है वो देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर कई बार जो सिलेक्शन है वो थोड़ा इधर उधर भी हो जाए, तो भी बहुत बड़ा फर्क इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से नहीं पड़ता है। बल्कि मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी, मतलब उस जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की मेडिसिन आपने दी है वहां तो वो इफेक्ट दिखाएगी, लेकिन अगर आपने गलती से उस फॉर्मूले में कुछ चीजें एक दो इधर उधर कर दी, तो उससे कोई ऐसा रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई अपोजिट एक्शन देखने को नहीं मिलेगा जिसको आप जो है रिएक्शन की श्रेणी में रख सकें। या हालांकि मैं तो एग्रावेशन भी नहीं बोलता हूँ उसको, मैं हमेशा डोज का अनबैलेंसिंग बोलता हूँ कि जो डोज है वो कम हो गई है, या डोज को ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा डोज में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे ही आप डोज रिड्यूस करेंगे, वैसे ही जो सिम्टम आपके सामने
प्रकट हुए हैं, जो आए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मान लो किसी मेडिसिन को देने से कोई चीज आपने दी, वो दिखा कि वो कुछ बढ़ती सी दिख रही, तो उसी मेडिसिन को डाइल्यूट करके दे दो। आप 10 बूंद दे रहे थे 1 कप पानी में, आप उसको 1 गिलास पानी में 1 बूंद दे दो उसी मेडिसिन की, वही मेडिसिन सारा कर देंगे। यानी कि एक्चुअली एग्रावेशन जब होता है तो उसके लिए एंटीडोट की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, और यहाँ इलेक्ट्रोमियोपैथी में वही मेडिसिन एंटीडोट है, जिससे थोड़ा बहुत आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या हाइपर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। उसको आप एग्रावेशन ना ही बोले तो ज्यादा था। ये कैपेबिलिटी इलेक्ट्रोमियोपैथी मेडिसिन की है कि हम उन्हीं मेडिसिन को डाइल्यूट करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर आपने कर लिया तो कोई समस्या की बात नहीं है। ये एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया, उसी मेडिसिन की जो खुराक है, जो डोज है, उसको कम कर दो, बस छुट्टी, हो गया काम। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसी में बढ़ते हैं। लिम्फ और ब्लड को एक स्टडी स्टेट में बना रहना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। लेकिन लिम्फ की होमेोस्टेसिस के लिए ब्लड बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लिम्फ जो कुछ भी लेता है वो ब्लड से ही लेता है। इसलिए पहला एक्शन या पहला जो काम है वो हमें ब्लड पे करना है, लिम्फ पे भी करना है, लेकिन फर्स्ट एक्शन में ब्लड रहना चाहिए। ब्लड से ही लिम्फ में वेरिएशन होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको नोट करके रखनी है। चलिए अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। अब मैटी जी ने जो मेडिसिन बनाई थी, हालांकि पहले जो एक फर्स्ट मेडिसिन बनी थी वो S1 ही है। ये इस पे बहुत ज़्यादा सहमत है लोग, सभी लोग सहमत हैं इस पे कि पहली मेडिसिन S1 ही थी। हालांकि दूसरी मेडिसिन कोई S2 बोलता है, कोई C1 बोलता है, या पहले एस ग्रुप को कंप्लीट नहीं हुआ था, सी ग्रुप चल गया था, कुछ एस ग्रुप में बाद में ऐड हुआ। उस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचना है, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि मेडिजिन S1 बनाया था तो वो क्यों बनाया था, वो जब हम S1 पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे ही। C1 बनाया था तो क्यों बनाया था, और क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। S1 बहुत बड़े जो एरिया है उसको मैनेज करता है, लेकिन S10 भी करता है, क्योंकि जब S1 बना था केवल S1 ही था और कुछ नहीं था उस टाइम। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रही होंगी। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना आप लोग। अभी होम्योस्टेसिस के लिए जो बहुत स्टैंडर्ड मेडिसिन है उनको मैं बताऊंगा इसके बाद में आपको, और उनके जो वर्क हैं वो बताऊंगा इसमें से। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा एक बार मेडिसिन का। वो आज जरूरी है, हालांकि वो आगे भी आना था, लेकिन आज थोड़ा जरूरी है, फिर हमारी समझ में डाइल्यूशन और दूसरी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। 5 7 10 सेकंड बचे हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी थी ना मैंने, हाँ कर दी थी शायद। रिकॉर्डिंग सुनने वाले बहुत लोग हैं, 30 32। तो फिर अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि मेडिसिन, ये बेस हमने बना दिया एक तरीके से कि भाई हमारी पैथी कैसे बनी, उसके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है एक्चुअली। हमारी जो मेडिसिन है, कैसे हम मेडिसिन पेशेंट को जो है वो, मतलब किस बेस पे हमारी मेडिसिन बनी। अब जो मेडिसिन मैटी जी ने बनाई है, जिन मेडिसिन को बनाया गया है उनको अगर हम समझे तो कुछ ग्रुप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जैसे एस ग्रुप है, इसको स्क्रोफुलोसो ग्रुप बोलते हैं। सी ग्रुप है जिसको कैंसरसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वेनेरियो ग्रुप है, और वर्मीफिगो ग्रुप है। ठीक है, फेब्रीफिगो है, एंजियोटिकोज है जिसमें A1 A2 A3 आते हैं। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रिसिटीज हैं, स्लास हैं, एस ग्रुप में ही आता है वो। लिम्फेटिकोज में L1। तो कुल मिला के 38 ओरिजिनल मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। ओरिजिनल मतलब जो डायरेक्ट प्लांट से बनी है, जिनमें कुछ कुछ प्लांट को मिक्स करके मैटी जी ने मेडिसिन को बनाया। जैसे जो सबसे पहली मेडिसिन है वो S1 है, और उसमें 9 प्लांट्स को ऐड किया गया, 9 प्लांट्स को आपस में मिक्स करके एक मेडिसिन बनाई गई।
किसी प्लांट को कम रखा है, किसी को ज़्यादा रखा है, उसके प्रकृति के अकॉर्डिंग वो प्लांट कैसा है, उसके कौन से कंपोनेंट को मेडिजी ने लिया, या मेडिजी ने परखा समझा कि कौन से कंपोनेंट है। और मैं समझता हूँ जितनी रिसर्च मेडिजी ने अपनी मेडिसिन बनाने में कर ली होगी, वो रिसर्च उस दिन से लेके आज तक वहीं की वहीं है। आगे किसी ने ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि S1 के जो एक्सट्रैक्शन निकल रहा है उसमें, हालांकि उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए, साधन भी चाहिए, लेकिन जब सरकार साथ में है, जो बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनको करना चाहिए, हॉस्पिटल चला रहे हैं। मतलब S1 के जो एक्सट्रैक्शन है, जो घोल निकलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तरीके से S1 को बनाने के बाद में, मतलब फर्मेंटेशन कोहोवेशन करने के बाद में, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लिख तो सब रहे हैं समझ भी, लेकिन प्रूफ थोड़ा सा हो तो वो वहीं की वहीं है। शायद मैटी जी ने अब से भी ज़्यादा उनके पास चीज़ें रही होंगी, उन्होंने देखा होगा कि S1 में क्या लेना है। ठीक है, कोक्लेरिया ऑफिशियलिस को ज़्यादा लेना है, या कोक्लेरिया ऑफिशियलिस मेन प्लांट है तो क्यों है, नक्सोमी का बहुत बड़ी प्रॉपर्टी S1 की दिखाता है तो क्यों दिखाता है, उसको कम रखा है तो क्यों रखा है, क्योंकि बहुत अग्रेसिव है वो। ठीक है, वो प्लांट की प्रॉपर्टी सारी, उसके एंजाइम्स, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत फास्ट, बहुत तेजी से, अग्रेसिव तरीके से काम करते हैं। ठीक है, डीपली एक्शन करने वाली मेडिसिन है, तो जो बहुत डीप में जाती है उसको कम रखा है, जैसा मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, जो तेजी से काम करने वाली मेडिसिन है, तेजी से काम करने वाली मेडिसिन है, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर काम करती है, उसके घोल को ज़्यादा रखा गया है। ऐसे कुछ प्रिंसिपल हैं जो मेरी समझ में आए हैं। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि स्क्रोफलोसो ग्रुप है, जिसमें S1, S2, S3, S4, S4 नहीं है, S5, S4 बीच में नहीं है। इसमें भी बहुत बड़ा खेल है कि क्या मैटिजी ने S1, S2, S3 के बाद S4 छोड़ा होगा, उसके बाद S5 बनाया होगा। अगर उन्होंने छोड़ा है तो जरूर उनके दिमाग में कुछ रहा होगा कि S5, मतलब जो S4 मेडिसिन उन्होंने बनानी शुरू करी होगी, वो पूरी नहीं बन पाई होगी, या कुछ उनमें उनको ऐड करना होगा जो ऐड वो नहीं कर पाए, जो उन्हें बाद में ऐड करना था। या फिर मैटी जी के बाद में जो उनके अनुयायी हुए, खासकर दो लोग, ठीक है, थ्यूडर क्रॉस और जो फादर मुलर हैं, इन लोगों ने ये झालमेल किया है, मेडिसिन को आगे पीछे खिसका के बीच में मेडिसिन को फिट किया गया है। लेकिन जैसे भी है, S4 ओरिजिनल मेडिसिन नहीं है, प्लांट से नहीं बनी है, वो मिक्स करके बनी है। तो ओरिजिनल मेडिसिन है S1, S1 के बाद S2, S2 के बाद S3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा, क्योंकि कुछ बहुत नए लोग भी हैं। स्टार्टिंग की क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने लोग हो सकते हैं थोड़ा बोर हों, लेकिन बोर होंगे नहीं, क्योंकि बहुत नए तरीके से मैंने ये क्लास स्टार्ट की है, बेसिक क्लास, जो नॉर्मली आप लोग नहीं देखेंगे कहीं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन है जो, या रेमेडीज हैं, वो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल रेमेडी है। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो डायरेक्ट प्लांट से प्रिपेयर करी गई है। ठीक है, दूसरी है कंपाउंड रेमेडीज। कंपाउंड रेमेडीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल रेमेडीज, यानी कि ओरिजिनल मेडिसिन को आपस में मिक्स करके जो मेडिसिन बनी है, वो क्या है, कंपाउंड मेडिसिन है, यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, तो ओरिजिनल मेडिसिन है, जिसमें एस ग्रुप में है S1। अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सब, जब मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, सारी एक एक ग्रुप को हम डिफाइन करेंगे। फिलहाल तो आप सुनिए बस, बेसिक क्लास है। S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11 और S12, और स्लास भी एस ग्रुप में ही रखते हैं कुछ लोग। ये मेडिसिन एस ग्रुप की है, स्क्रोफोलोसो ग्रुप की है, फंक्शनल मेडिसिन है, जो ऑर्गन के फंक्शन को बढ़ाती है, इसके अलावा भी और कुछ करती है। फिलहाल आप ये समझिए। दूसरा सी ग्रुप है, जिसमें C1, C2, C3, C4, C5, C6 तक रेगुलर है। उसके बाद C7, C8, C9 नहीं है, वो कंपाउंड मेडिसिन है। और C10, C13, C15 और C17 ये ओरिजिनल मेडिसिन है। बाकी जो C17 से पहले हैं, वो सब सारी क्या है, वो सब कंपाउंड मेडिसिन। ऐसे ही एफ फेब्रिफिको ग्रुप में F1 और F2 दो ओरिजिनल मेडिसिन है। वेनेरियो ग्रुप में वैन वन है।
वर्मिफिगो ग्रुप में वर्मन और वर2 है, VER वर। और एनजीटी में A1 A2 और A3 है। इलेक्ट्रिसिटीज में, अच्छा लिम्फेटिको में L1 है। इलेक्ट्रिसिटीज में रेड इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, YE मतलब येलो इलेक्ट्रिसिटी है, BE मतलब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, और WE मतलब वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 इलेक्ट्रिसिटीज हैं। ठीक है, इनको लिक्विड मेडिसिन के नाम से पहले जाना जाता था। मेटीजी मैक्सिमम जो मेडिसिन है वो ग्लोबिल में और फिर उनको पानी में डिजोल्व करके देते थे। उनका प्रोसेस आगे पढ़ेंगे हम कैसे देते थे। और इलेक्ट्रिसिटीज को डायरेक्ट लिक्विड ही यूज करते थे, इसलिए उनको लिक्विड मेडिसिन या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटीज के नाम से जाना जाता है। और वो रंग क्यों कैसे हैं वो सब जब आएगा तब पढ़ेंगे उसको। फिलहाल आप समझिए कि हमारे खासकर सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड वाले सिस्टम में एक बफर सिस्टम होता है। उसको खैर वो पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन फिलहाल आप उसको अगर डायरेक्टली यहाँ से मैं रिलेट कर दूं तो आप ये समझिए कि जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है खासकर ब्लड और लिम्फ की, इसके लिए बफर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो इतनी सारी 38 मेडिसिन मैंने आपको गिनवाई हैं, इसमें से अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली कितनी अच्छी मेडिसिन है जो 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 मैंने रिलेट करी। ठीक है, कुछ पढ़ के, कुछ प्रैक्टिस से, ठीक है, कुछ बहुत सीनियर लोगों से कई बार डिस्कस भी टेलीफोन पे। पुराने लोग हैं, एक दो उनमें से एक्सपायर भी हो गए हैं, बुक भी हैं कुछ पुरानी। S1 S2 L1 और A3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार मेडिसिन। S1 S2 L1 और A3 क्यों है ये समझो आप। पहले S1 की बात करो आप। S1 मतलब स्क्रोफोलोसो 1, प्लांट के जो प्राइमरी मेटाबोलाइट कंपोनेंट है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले, जो प्राइमरी कंपोनेंट है प्लांट के एक्सट्रैक्शन से जो मिले हैं, उनको सीधे या उनके थ्रू जो प्राप्त हुई चीजें हैं, या भोजन से जो हमें मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं जिसमें ऑक्सीजन भी आती है, L1 की हेल्प से, साथ में A3 की हेल्प से, समझो सीधे ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाता है। इसलिए S1 को, कमजोर व्यक्ति को S1 को खाना खाने के पहले अगर आप देंगे 1 कप पानी में घोल के, या खाना खाने के साथ खाएगा तो और भी अच्छे से काम करेगा। दूध पीने वाला कोई बच्चा कमजोर है, वीक है, उसकी दूध पीने की बोतल में आप 1 गोली D4 की S1 की ऐड करके दे दो। ठीक है, या माँ के दूध में ही अब थोड़ा बहुत उसको ऐड करके दे सकते हैं। और भी मेडिसिन दी जा सकती है, लेकिन ये समझे इंटेस्टिशियल फ्लूइड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है S1 L1 A3। लेकिन कैसे, आप ये समझिए जो हमारी बॉडी की सेल है ना, वो कंप्लीटली परमिएबल नहीं है। मतलब आर पार हर चीज नहीं जा सकती उससे। उसमें झिल्ली लगी है, सेल मेम्ब्रेन लगी है, जो कुछ कंपाउंड के लिए तो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है, कुछ कंपाउंड तो उसके अंदर जाएंगे ही नहीं। कुछ के लिए सेमी परमिएबल है और कुछ के लिए फुली परमिएबल है। तो ये जो प्लांट की चीजें हम अंदर पहुंचा रहे हैं ना, अब आप समझिए जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ आपको क्यों इतनी जल्दी काम करता है। जब ये मेडिसिन जाती हैं तो इसमें खासकर A3 और S1 का बहुत बड़ा रोल है, L1 का भी है। ये सेल के लिए परमिएबल है, 100 फुल्ली परमिएबल है। इसलिए इतनी जल्दी S1 A1 RE को, ऐसे पेशेंट को जो बहुत कमजोर है, फेंटनेस आ गई है, नीचे गिर गया है, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं है, उस पेशेंट को इसको D4 में देने से वो उठ खड़ा हो जाएगा। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई कैपिलरीज में ये, इतनी जल्दी ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर जो 90 से भी नीचे जा रहा था उसको 100 के आसपास कैसे कर दिया 5 मिनट में। तो ये इतना बड़ा कारण है S1 L1 A3 का। L1 A3 तो यहाँ पे हेल्पिंग है, मतलब L1 A3 तो गाड़ी है जिसमें बैठ के S1 जा रहा है। ठीक है, अब हम S2 की बात करते हैं। S2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आप समझिए कैपिलरीज तक न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और दूसरे कंपोनेंट को, कंपाउंड्स को लेके कौन गया, S1। अब यही कैपिलरीज में जब इंटरचेंज होता है, ठीक है, यही कैपिलरीज का जब इंटरचेंज होता है, ये सारी चीजों को छोड़ के फिर वेन्स में कन्वर्ट होती है आगे जाके, जो आर्टरीज की कैपिलरीज होती हैं,
ठीक है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है वो कन्वर्ट होके फिर, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड से सारी चीजें लेके उसको खाली कर देते हैं, वो लाल से नीला हो जाता है। ठीक है ना, खून लाल से नीला हो गया, और फिर वो नीली नसों में जाता है। नीली नसें कौन होती है? वेन्स। यानी कि उधर से कुछ आया, वो सब अनलोड कर दिया, अनलोड करके जो खाली चीज बची अब उसको वापस लेके जा रहे हैं। अब उस जो वापस बचा हुआ कंपोनेंट है, उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल कंपोनेंट भी होते हैं, या पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऐसे वेस्ट मटेरियल भी होता है जो हमारी बॉडी को, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बाहर निकालना है। वेनस कैपिलरीज के थ्रू ये काम होता है। अब वेनस कैपिलरीज के थ्रू इस चीज को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? S2। इसलिए H2 S6C6L1Y जब हम देते हैं, S6C6L1Y के साथ में S2 लगा के जब हम देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बहुत तेजी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, ब्लड से यूरिया को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये S1L1A3 या S2L1A3 या इन चार मेडिसिन का S1 S2 L1 और A3 का कमाल है। ठीक है, L1 मैंने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम भी करती है कुछ मेडिसिन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू इन सारे जो चीज़ों का कंट्रोलिंग का फंक्शन है। ठीक है, किस कैसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, कहाँ फंक्शन करें, बहुत सिंपलीफाइड करके समझा रहा हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस। सारी मेडिसिन नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मेडिसिन ही बताऊंगा जो पूरे के पूरे इसमें काम करती है। मेडिसिन तो और भी हैं, वो भी वैसे ही काम करती हैं। ऐसा नहीं कि एस ग्रुप की दूसरी मेडिसिन उस तरीके से काम नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि बनी तो वो भी ऐसे ही है ना। S1 के मैक्सिमम प्लांट आपको S1 के सारे ग्रुप में, एस ग्रुप की सारी मेडिसिन में देखने को मिलेंगे। 4-6 प्लांट S1 में भी हैं और वही S10 में भी हैं। तो सब वैसे ही काम कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन S1 को समझ लिया तो सबको समझ लिया। अब ये जो काम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू सारी चीजों को मैनेज करने का काम है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, F1 और WE, फेब्रिफिगो 1 एंड वाइट इलेक्ट्रिसिटी। वाइट इलेक्ट्रिसिटी तो वाइटल फ्लूइड को भी की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों को मैनेज करने का काम करती है। होमोस्टेसिस होमोस्टेसिस तो मैनेज कर ही रही है। ठीक है, इसके अलावा इसको जब हम थोड़ा सा कम डाइल्यूट करके देते हैं, जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी रहे, तो ये एनर्जी बूस्टर की तरह भी काम करता है। तो F1 और W इस तरीके से वहाँ पे क्या करते हैं? कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेल का नरिशमेंट, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर, क्योंकि हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे किसी भी टाइप की सेल है वो। ठीक है, सेल से जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू भी अलग अलग, कोई क्यूबोइडल टिश्यू है, ठीक है, कोई फ्लैट टाइप का टिश्यू है। तो अलग अलग टाइप के टिश्यू सेल से बनते हैं, सेल का आकार भी अलग है, हर सेल से टिश्यू बनते हैं, उन सब की जो वर्किंग प्रोसेस है और साइज सब अलग है। साइज के अकॉर्डिंग ही वर्किंग है सभी टिश्यूज का। सेल से टिश्यूज बनते हैं, आप जानते हैं, टिश्यूज से फिर हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। खैर वो सेल में मैं बताऊंगा भी आपको। तो ये C ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है इस पूरे को, खासकर इसमें C1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए C1 केवल यूट्रस की मेडिसिन नहीं है, उसके अलावा भी वो जब मैं C ग्रुप पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का जब कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है सेल में, उस सेल की स्ट्रक्चर में, तो उसको ये काम करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं मानता हूँ P1, इसलिए मैंने कल एक जो फॉर्मूला बताया था प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, उसमें मैंने P1 ऐड कराया था। P1 गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन की सबसे गजब रेमेडी है P ग्रुप में। इसको सिर्फ पेटोरल मान के मत चलो, मतलब इसको केवल आप फेफड़ों की और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन मत मान के चलो। आप इसे पेन किलर कॉम्बिनेशन के साथ P1 को ऐड करके दे देंगे, तो ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उस टिश्यू की तरफ करेगा जहाँ पे इंजरी है, जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ये क्या करती है? ये सारे प्लांट के कंपोनेंट को लेके, खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको ये सम स्थिति में, मतलब होम्योस्टेसिस में लाने का काम करती है। होम्योस्टेसिस सबकी अलग अलग है, सब सब कंपोनेंट को सम स्थिति में रहना जरूरी है। तो ये सारी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो और दूसरी भी हैं, जैसे कोई जर्मिसाइडल इफेक्ट देखना है, बैक्टीरियल या वायरल जो इन्फेक्शन है उसको, इसके लिए वर 1 वर 2 दोनों अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन मैंने 5-6 मेडिसिन आपको बताई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अमूमन आप कोई भी ट्रीटमेंट में
इनमें से 80% मेडिसिन देखेंगे ही, वो अपने तरीके से काम करती है। ये आपका सिलेक्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ये इंट्रोडक्शन हमारे ग्रुप का है, बाकी और हम कल करेंगे, ठीक है। आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो 5 मिनट में पूछिए, मेरे दूसरे बैच का टाइम है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हाँ सर, हम ये पूछ रहे थे सर कि वो जो पेन किलर वाला बताए थे सर दवाई। आज के टॉपिक में ये बेसिक क्लास है, इसके बारे में पूछिए। वो दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 9 बजे, उसमें पी पूछिए। वन अगर किसी को सर, P1 किसी को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है सर, हाँ दे तो सकते उसको हैं, L2 के P1 साथ P1 दीजिए, C5 के साथ काम करेगा। काम कर जाएगी ना? L2 सर के साथ देना है, पैरासेलिस की S1 L1 स्पेलिंग। A3 के साथ P1 देना है, ठीक है। अभी तो समझाया मैंने, क्लियर हो जाना चाहिए था बिल्कुल। हाँ नहीं जी। नहीं, ये सोच पूछना था, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी होगा तब वहां दे सकते हाँ बिल्कुल। अभी तो बताया सर मैंने, गैसेस का एक्सचेंज भी करता है ना S1, हैं जी। कैपिलरीज के थ्रू। जी निमिका मैम बोलिए। सर पैरासेलिस की स्पेलिंग बता दीजिए। पैरासेल्सिस, PARACL। मैम स्पेलिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मैं स्पेलिंग में सर एक्चुअली हमेशा मैंने गूगल मिस्टेक पे भी करता हूँ। सर्च किया था तो थोड़ा सा मुझे मिला नहीं था ये। कोई ग्रुप में होगा वो लिख देगा PARACEL, पैरासेल्सिस, डबल एस आएगा, CESS। ठीक ठीक है सर, ओके। मैं मैम स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक करता हूँ, क्लास में नहीं भी आ नहीं नहीं, सकता कोई है। प्रॉब्लम नहीं सर, वो एक्चुअली नाम सर्च कर रही थी ना तो कई सारी स्पेलिंग टाइप की पर हो थियोफ्रेस्टस नहीं पा भी रहा बोलते था। हैं उनको। थियोफ्रेस्टस सर, वो जो बॉटनी के वो हाँ है, वही तो जनक है, है। वो वही तो है पैरासेल्सिस। पैरासेल्सिस उनको नाम ओके बाद में ओके। दिया गया। ओके थियोफ्रेस्टस, ठीक है सर, फिर थियोफ्रेस्टस ठीक है। उनका नाम था जिस नाम से वो पैदा हुए हैं, और हाँ जी पैरासेल्सिस हाँ जी। उनको नाम बाद में दिया गया उनकी खोज करने के बाद, खासकर ये 2 रूल जो मैंने बताया आपको। ठीक है सर, ओके। हाँ जी। आप थैंक तो यू। वैसे भी साइंस वाली हैं, आप तो जानती हो, थियोफ्रेस्टस तो आप जानते ही होंगे पक्का। तो इसीलिए तो सर मैंने एकदम बोल दिया। हाँ जी हाँ जी। वही ठीक है है, सर। अब मैंने भी BSc तक बोटनी जूलो बोटनी तो नहीं, जूलॉजी 12वीं तक सब पढ़ा है, फिर जूलॉजी तो ये सर सब। मेरा तो बीएससी तक रहा सारा। हाँ जी हाँ जी हाँ फिर एमएससी केमिस्ट्री में रहा। जी। जी जी। सर सर मेरा एक रिपोर्ट है पेशेंट का, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँ, मेरे को रेमेडी बताओगे सर? भेज देना सर, सेकंड वाले क्लास के बाद मैं बता दूंगा। आ, मगर एक, हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ सर, हाँ? ठीक है। ठीक है, इसमें ही भेजू ना सर, क्या हाँ आपके इसी पर्सनल इसी मोबाइल में? नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना, ग्रुप में मत भेजना, ग्रुप में भीड़ हो जाती है मैसेजेस की ना। अभी ठीक आप ठीक लोग है ठीक है। बेसिक क्लास कर रहे हैं, बेसिक क्लास वाले पर्सनली कुछ पूछे तो ठीक है, ग्रुप में मत भेजना ट्रीटमेंट के बारे में ना, नहीं तो नए लोगों को समझ नहीं आएगा कुछ भी। हाँ ठीक है सर, रूमेटिक का है, जरा बता हाँ दीजिए, मैं भेज चेक देना, करता आपने देख लो। हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। जी सर। समझ में आ रहा है ना 2 क्लास में बेसिक में? जी सर, बहुत अच्छे से। यस सर समझ में आ रहा था। ठीक है। अमित सर, कैसा लग रहा है बेसिक? रहा है सर। हेलो। अनिरुद्ध सर, बहुत अनिरुद्ध सर भी आगे, अच्छा, अनिरुद्ध कपूर, अनिरुद्ध सर कैसा लग रहा है? कमाल का क्लास है सर। इसके बाद भी अगर ट्रीटमेंट सर नहीं बहुत दे बढ़िया सके हम लग रहा लोग है। तो दुर्भाग्य है। बस बेसिक को बहुत अच्छे से करा दूंगा सर मैं आपको ना, बिल्कुल पूरा साइंटिफिक तरीके से, और फिर सर सारी चीजें एक समझ। क्वेश्चन, एक चीज पूछना था सिर्फ सर, डाउट है, थोड़ा सा हाँ जी क्लियर कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी। D6 में अगर हम पेन किलर देंगे, पानी में डाल के देना है या नहीं देना है, हाँ या पानी में डायरेक्ट डाल के देना है? देना है। अगर RS में बना रखा है तो जीप पे डाल दो। नहीं, पानी वाटर WD में। हाँ तो ठीक है, थोड़े पानी में दो। तो डायरेक्ट टंग पे नहीं देना है ना? दे सकते हैं, लेकिन पानी में दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि एक महिला को जब दिए थे तो उनको लूज मोशन है। पानी में T11 दिया वाला था। जो फॉर्मूला था। नहीं, डायरेक्ट टंग से। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। तो पानी में डाल करके ही देंगे। हाँ ठीक है। T11 वाला था ना, वो वाला। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा देर रात तक, जो लोग बाद में जुड़े हैं या नहीं जुड़ पाए हैं उन सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड ओ- नाइट। ओके सर, मैंने भेज दिया आपके कोच में। ठीक है सर, ठीक। ओके, गुड नाइट टू ऑल। वेरी गुड।